करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन होता क्या है? तो जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके जब नए सेल्स बनाता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब जो हमारा सेल है वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा और डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएगा। तो सवाल ये होता है कि ये जो हमारे सेल्स हैं ये डिवाइड ही क्यों करते हैं? सेल डिवीजन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड ही क्यों करते हैं? तो सेल डिवाइड क्यों करते हैं तो उसके रीज़न को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल क्यों डिवाइड करते हैं? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो सेल है वो डिवाइड करते रहते हैं। अब जैसे कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, पहले कोई बर्ड थी, अगर हम बर्ड का एग्जांपल लें तो पहले जो बर्ड थी वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो बर्ड थी वो बड़ी होती चली गई। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं। बर्ड के अंदर जो सेल थे वो डिवाइड करते गए, जिसके कारण जो बर्ड है वो ग्रो होती गई, उसकी ग्रोथ होती गई। उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बाद में हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और बाद में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो सेल है वो डिवाइड करते हैं। फिर दूसरा क्या है? रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स जो है वो ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं। अब कोई भी ओल्ड व्यक्ति है वो ज़्यादा इजीली, बहुत ही आसानी से काम नहीं कर पाता। तो हमारे जो सेल्स हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से काम नहीं कर पाते, उनको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारे जो ओल्ड सेल है वो काम नहीं कर पाते तो क्या होता है, जो ओल्ड सेल है इनको रिप्लेस करना पड़ता है, इनको हटाना पड़ता है हमारी बॉडी से और बहुत सारे न्यू यंग सेल्स को लाना पड़ता है। तो जो ओल्ड सेल्स थे उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं ताकि नए सेल जो है वो आ जाए। अब अगर कोई भी एक सेल है वो ओल्ड हो गया और उस सेल को हमने हटा दिया, तो जब हम सेल को हटा देंगे तो फिर हमारी बॉडी का जो काम है वो कैसे चलेगा? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पूरी डिपेंडेंट होती है सेल के ऊपर। सेल जो है वो हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है, बहुत ही एक फंडामेंटल यूनिट है। तो जब सेल को ही हम हटा देंगे तो हमारे अंदर जो भी फंक्शंस है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें सेल की नीड होती है। हमने जो ओल्ड सेल थे उनको तो हटा दिया, लेकिन अब नए सेल कहाँ से आएंगे? तो जो नए सेल है वो कहाँ से आते हैं? जो पहले सेल थे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, वो बाद में डिवाइड करते जाते हैं। यही हमारे जो वर्कआउट थे, इन्होंने बोला था, जो सेल थ्योरी पहले शील्डन और श्वेन ने दी थी, उसको वर्कआउट जो है वो बाद में एक्सपेंड कर देते हैं और वो बोलते हैं कि जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। और यही हम आज उसका प्रूफ देख रहे हैं कि हमारे जो सेल है जो कि पुराने हो गए हैं, जो कि डेड हो गए हैं, उनको हमारी बॉडी से हटा दिया जाता है और नए सेल जो है वो आ जाते हैं। जो पहले सेल एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से आते हैं। तो जो डेड सेल है, अब हमारे जब हम कोई ना कोई हम प्ले करते हैं तो हमारे जो सेल है उनके ऊपर कभी ना कभी चोट लग जाती है। तो जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको भी हमें हटाना पड़ता है। तो जो इंजर्ड सेल हो गए हैं उनकी जगह के ऊपर बाद में जो नए सेल्स हैं वो आ जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। अब हमने जो हमारा न्यूक्लियस था उसके अंदर हमने देखा था कि क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल बाद में जब सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स बना लेता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए के ऊपर जो जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो ये क्या हो गया? हमारा क्रोमोसोम हो गया। अब जब ये क्रोमोसोम है तो ये क्या है? जब ये वाला क्या है? हमारा क्रोमोसोम है। तो फिर ये क्या है? तो ये जो दोनों है ये क्या है? ये दोनों ही क्रोमोसोम्स है। ये जो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम है।
और जो हमारा सेकेंड वाला क्रोमोसोम है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। अब ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब पेयर बना लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स जिनके पास में कोई पेयर प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड क्रोमोसोम। अब जो हमने देखा था पहले भी जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम की ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो क्रोमोसोम्स की इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो ये क्या हो गई? हमारी एक क्रोमेटिड हो गई। लेकिन इसके पास में तो दो क्रोमेटिड है, तो दो क्रोमेटिड को हम क्या बोलेंगे? एक क्रोमेटिड होगी तो उसको तो हम क्रोमेटिड बोल देंगे, लेकिन जब दो प्रेजेंट होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो दो प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक के अंदर तो सिर्फ ये जो हमारा पहले वाला क्रोमोसोम्स था ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स था, और जो हमारा दूसरा वाला क्रोमोसोम्स है वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। जो हमारा जो दूसरा वाला क्रोमोसोम था इसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिड प्रेजेंट थी, और हमारा जो दूसरा क्रोमोसोम था इसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होती है। तो ये तो हमने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की, तो एक ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग के पास में होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो एक ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब कोई एक जो सेल है वो डिवाइड करता है तो हमारा जो भी क्रोमोसोम्स है उसका नंबर हाफ हो जाता है। तो पहले कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवाइड करता है, जब जो सेल है हमारा वो गैमीट फॉर्म करता है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसके जो नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। अब जैसे कि हमारा जो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, चाहे वो मेल ह्यूमन बींग हो चाहे वो फीमेल ह्यूमन बींग हो, सभी के पास में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और सभी के पास में अलग अलग गैमीट होते हैं। तो एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं। तो जो भी हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब सेल हमारा डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर है ये हाफ हो जाते हैं। अब जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के पास में अपने डिफरेंट गैमीट होते हैं। जैसे कि जो मेल होते हैं उनके पास एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। मेल के पास में क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल के पास में क्या होता है? ओवम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड करेगा तो ये क्या है? ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। तो नए जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप होते हैं? तो ये जो स्पर्म और जो ओवम है ये फ्यूज होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो सेल है उसके अंदर जब गैमीट फॉर्म होता है तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब जैसे कि पहले एक ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड करेगा तो जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो भी हाफ हो जाएंगे। अब जो हमारा मेल गैमीट है इसके पास में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 होंगे। और जो फीमेल गैमीट है उसके पास में कितने क्रोमोसोम होंगे? उसके पास में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ क्यों हुए? ये पूरे भी तो हो सकते थे, जो 46 के 46 क्रोमोसोम्स थे वो भी तो आ सकते थे। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि एक ह्यूमन बॉडी के पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हमारे जो मेल गैमेट है उसके पास में से अगर 46 क्रोमोसोम आ गए और फीमेल गैमेट है उसके पास में से भी अगर 46 क्रोमोसोम्स आ गए तो जब ये फ्यूज होंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होगी उसके पास में हमेशा 42 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब हमारी ह्यूमन बॉडी होगी उसके पास में हमेशा 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। जब ये इतने सारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जब 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो तभी जो मेल गैमेट है उसके पास में से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसके पास में से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, और ये जब फ्यूज़ करते हैं तो टोटल जो है तो 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं।
वरना तो बहुत क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो यही क्या होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी जो सेल है हमारा वो डिवाइड करता है। यहाँ पे सेल ने डिवाइड किया, पहले सेल के पास में 46 क्रोमोसोम्स थे, बाद में जो गैमेट बना उसके पास में 23 आ गए। ऐसे ही फीमेल के पास में होता है, उनका जो गैमेट होता है उसके पास में पहले 46 होते हैं, लेकिन जब वो डिवाइड करता है, पहले एक जो सेल होता है उसके पास में 46 होते हैं, लेकिन जब गैमेट बनता है तो कितने हो जाते हैं, तो उनके पास में 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो सभी के पास में अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब जो हमारा सेल डिवीजन है उसके अंदर हमने देखा कि जो सेल है वो डिवाइड करता है तो उसके पास में दो प्रोसेस होती है, एक होती है माइटोसिस की, एक होती है मियोसिस की। अब ये जो माइटोसिस और जो मियोसिस की प्रोसेस है इनको भी अब हम देख लेते हैं। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, माइटोसिस के अंदर भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ये क्या है, ये कोई एक पेरेंट बॉडी है, इसके पास में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ये क्या है, ये हमारी एक पेरेंट बॉडी है। तो जो एक पेरेंट बॉडी होती है उसके पास में 2 क्रोमोसोम है। मैं एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि पेरेंट बॉडी के पास में 2 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो भी क्रोमोसोम्स है ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, या फिर इनके ऊपर जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट करेगा। तो जब रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उनकी कॉपी बन जाती है। अब ये 2 क्रोमोसोम्स थे पहले किसके पास में, हमारे जो माइटोसिस के अंदर हम जो पेरेंट सेल देख रहे हैं, तो पेरेंट सेल के पास में पहले 2 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन बाद में क्या होता है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो रेप्लिकेट होने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो पहले कितने क्रोमोसोम्स थे, 23 क्रोमोसोम्स थे। जब इनकी कॉपी बन जाएगी तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 4 क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये तो हमने देखा कि एक पेरेंट बॉडी थी, उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो 4 क्रोमोसोम्स बन गए। अब जब ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा, हम माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं, तो जब जो सेल है वो डिवाइड करेगा तो दोनों के पास में बराबर क्रोमोसोम जाएंगे। जो पेरेंट बॉडी थी उसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ और बाद में क्या बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे। तो डॉटर सेल के बाद में 2 डॉटर सेल बनेंगे। जब सेल डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल बनेंगे। उन सभी के पास में इक्वल क्रोमोसोम्स होंगे। पहले जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो 4 क्रोमोसोम्स हो गए, और बाद में जब क्या होगा, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये जो 2 डॉटर सेल है ये बनेंगे। अब इनके पास में इक्वल क्रोमोसोम्स होंगे। 4 क्रोमोसोम्स से तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो 2 एक के पास में तो चले जाएंगे, 2 दूसरी के पास में। तो इसके पास में कितने आ गए, 2 आ गए। इसके पास में भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये होती है माइटोसिस की प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी होती है जिसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। मान लेते हैं कि उसके पास में 2 क्रोमोसोम्स थे, तो जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और बाद में डॉटर सेल जब बनेगी तो 2 डॉटर सेल बनेगी, दोनों के पास में इक्वल क्रोमोसोम जाएंगे। एक के पास में जाएंगे 2, दूसरी के पास में भी जाएंगे 2। लेकिन मायोसिस के अंदर क्या होता है, मायोसिस के अंदर और ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है। इसके अंदर भी एक पेरेंट बॉडी होती है जिसके पास में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 2 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा। तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो बाद में जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। कितने हो गए, 4 हो गए। अब बाद में से क्या बनेगी, डॉटर सेल बनेगी। तो डॉटर सेल के अंदर भी क्या होगा, हम एक बार तो माइटोसिस की प्रोसेस ही देख रहे हैं। मियोसिस के अंदर भी पहले माइटोसिस की प्रोसेस ही होती है, लेकिन बाद में उसके अंदर थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। तो बाद में 2 डॉटर सेल बनेंगे। इन सभी के पास में कितने कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे, 2 जाएंगे। तो एक जो डॉटर सेल थी उसके पास में कितने आ गए, 2 आ गए। दूसरी के पास में भी कितने आएंगे, ये दूसरी है तो उसके पास में भी 2 जाएंगे। अब इसके बाद में ये हुई, पहले एक क्या थी, पेरेंट बॉडी थी, उसके अंदर जो डीएनए था वो रेप्लिकेट करेगा तो 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। बाद में जो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास में इक्वल क्रोमोसोम्स जाएंगे। 4 थे तो एक के पास में 2 चले जाएंगे, दूसरे के पास में भी 2 चले जाएंगे। अब जो डॉटर सेल है
वो भी फिर से डिवाइड करेगा। अब ये क्या थे, इसके पास में 2 क्रोमोसोम्स थे, तो जब डॉटर सेल डिवाइड करेगा तो एक एक क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब इसके पास में एक क्रोमोसोम्स हो गया, इसके पास में भी एक क्रोमोसोम्स हो गया। वैसे ही जो दूसरा डॉटर सेल है वो भी डिवाइड करेगा, तो इसके अंदर भी जो 2 क्रोमोसोम्स है वो एक एक क्रोमोसोम्स जाएगा। अब मियोसिस के प्रोसेस एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक पेरेंट बॉडी होती है जिसके पास में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जो 2 कॉपी बन जाती है। जो पहले 2 क्रोमोसोम्स थे उनकी जब कॉपी बनेगी तो 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। फिर डॉटर सेल बनती है तो 2 डॉटर सेल बनेगी, एक के पास में 2 क्रोमोसोम जाएंगे, दूसरी के पास में भी 2 क्रोमोसोम जाएंगे। फिर जो डॉटर सेल होगी उससे और क्रोमोसोम बनेंगे, तो 2 क्रोमोसोम्स थे, एक पहली के पास चले गया और दूसरा दूसरी के पास चले गया। तो जब उसके अंदर जो लास्ट का डिवीजन होगा उनके अंदर एक एक ही क्रोमोसोम जाएंगे। यहाँ पे तो माइटोसिस के अंदर हम देख रहे थे कि जब लास्ट के अंदर जब डिवीजन खत्म होता है तो दोनों के पास में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर जो लास्ट स्टेज होगी उसके अंदर एक एक ही क्रोमोसोम्स होगा। इसके पास में भी एक ही क्रोमोसोम है, इसके पास में भी एक ही क्रोमोसोम्स है। और उसी प्रकार से जो दूसरा डॉटर सेल होगा उसके पास में भी कितने क्रोमोसोम्स है, अभी 2 क्रोमोसोम्स है, वो भी बाद में डिवाइड करेगा तो उसके भी क्या बनेंगे, 2 कॉपीज बनेगी। एक जो क्रोमोसोम है वो किसी दूसरे को दे देगा और एक दूसरे को दे देगा, तो लास्ट में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, एक एक क्रोमोसोम्स आएंगे। तो मियोसिस के अंदर पहले 2 क्रोमोसोम्स थे पेरेंट सेल के बाद में, लेकिन जब सेल डिवाइड करते जाते हैं तो एक एक क्रोमोसोम जो है वो बचता है। तो यही हमारी क्या थी, सेल डिवीजन थी। तो जब सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है, जब सेल डिवाइड करेगा तो नए सेल्स को बनाएगा। अब सेल डिवाइड क्यों करता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। अब जो ओल्ड सेल्स है वो रिप्लेस कैसे होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं माइटोसिस की प्रोसेस से। माइटोसिस की प्रोसेस से क्या होते हैं, जो हमारे ओल्ड सेल थे, जो इंजर्ड सेल थे, जो डेड सेल थे, वो रिप्लेस होते हैं। और गैमीट कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है मियोसिस की प्रोसेस से। तो गैमीट के अंदर हमने देखा था कि पहले जो पेरेंट बॉडी थी उसके पास में कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 थे, लेकिन लास्ट में जाते वो जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी तरह से मियोसिस के अंदर भी जो पेरेंट बॉडी थी उसके पास में 2 क्रोमोसोम्स थे और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम्स जो नंबर था वो हाफ हो जाता है। पहले 2 थे, लास्ट में 1 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। वही जो हमारा जो गैमेट होता है उसके साथ में भी यही होता है, पहले 46 थे, बाद में 23 हो जाते हैं। तो हमने ये जो हमारा सेल डिवीजन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है। अब कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि हमारा जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लास्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे और हम बात करने वाले हैं हमारे जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं और जो भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस। बाद में हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.